यूएसवाई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां। सबसे पहले भावगत विशेषताओं को देखेंगे। भारतेंदु युग की भावगत विशेषताओं को देखेंगे। पहली विशेषता है अंतर विरोधों का साहित्य। अंतर विरोधों का साहित्य ये पहली प्रवृत्ति है या पहली विशेषता है। भारतेंदु काल की कविता अंतर विरोधी मूल्यों की कविता है और यह अंतर विरोध समाज की संरचना के भीतर से आया है और उस समय अंग्रेजी संस्कृति और भारतीय संस्कृति की दो विरोधी मूल्यों का मिलान हो रहा था, जिसने तनाव की स्थिति पैदा की। और तनाव कविता में भी कई स्तरों पर व्यक्त होता है। यह तनाव जो है कई स्तरों पर व्यक्त होता है, जैसे राजभक्ति बनाम राज विरोध। दूसरा है राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति। तीसरा है भक्ति और श्रृंगार आपस में टकरा रहे हैं। भक्ति और श्रृंगार बनाम जन समस्याएं। ठीक है। ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली। ठीक है। ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली। दूसरी विशेषता है राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति। विशेषताओं को थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी आपसे विशेषता पूछ ली जाती है। ठीक है। तो विशेषता पर चलते हैं। राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति। कैसे राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति एक दूसरे से टकरा रही है, वो हमने देख लिया अंतर विरोधी। लेकिन टकराने से क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति भारतेंदु युग के प्रारंभ के कवियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव थे। यानी भारतेंदु युग के जो प्रारंभ के कवि थे वो जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति स्नेह का भाव यानी राजभक्ति के भाव रखते थे। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में भी साम्राज्यवादी सरकार के स्वार्थ को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सके। ठीक है। यानी अंग्रेजों के चाल को वो नहीं समझ सके। उन्हें लगा कि हमारा हित हमारा कल्याण होगा। ठीक है। इसी सरकार के अंतर्गत हमारा कल्याण होगा, पर ऐसा नहीं था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार अवश्य किए, परंतु ऐसा करने के पीछे उनकी सदिच्छा नहीं थी। वो कुछ सुधार अवश्य किए भारत में, लेकिन ऐसा करने की उनकी इच्छा नहीं थी, बल्कि वो स्वार्थ देखते थे और स्वार्थ में उन्हें कुछ करना पड़ जाता था जो हो सकता है भारत के लिए जो है अच्छा हो जाए। इस आरंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार का सही रूप स्पष्ट न हो सका। यानी भारतेंदु युग का जो शुरुआती समय था, उस समय जो है ब्रिटिश सरकार का स्पष्ट रूप क्लियर नहीं हो पाया कि इनका मकसद क्या है। इसलिए इस युग में जहां महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा के भाव मिलते हैं, वहीं राष्ट्रीय प्रेम भी मिलता है। यानी जहां राजभक्ति मिलती है, वहीं राष्ट्रभक्ति भी मिलती है। ठीक है। तो शुरू में राजभक्ति है, फिर क्या हो गया है, राष्ट्रभक्ति हो गया है। जैसे आपको दो पंक्ति से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो है पहली जो दो पंक्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये राजभक्ति से संबंधित है। पूरी अमी की कटोरिया सी चीर जियो सदा विक्टोरिया रानी।
यहाँ विक्टोरिया रानी की प्रशंसा की गई है, यानी राजभक्ति यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, राष्ट्रभक्ति की बात करें तो देखिए भारतेंदु की पंक्ति है, अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। सारा धन विदेश लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं। समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने वाले कवियों के पास तत्कालीन तनावपूर्ण स्थितियों से उबरने का कोई साधन नहीं है। समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने वाले कवियों के पास तत्कालीन तनावपूर्ण जो समस्याएं हैं, जो स्थितियां हैं, उनसे उबरने का कोई साधन उनके पास नहीं है। इसलिए वे भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाने के लिए विवश हैं। कोई उनके पास उपाय नहीं है जिससे वो मुक्ति पा सके। अंग्रेज धन लूट कर ले जा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, इन सबसे उनको मुक्ति दिलाने का कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है, इसलिए वो आंसू बहाने के लिए क्या है, रो रहे हैं। कैसे? रोवहूँ सब मिली के आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया है। ठीक है, तो ये भारतेंदु जी की पंक्ति हो गई। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो अगली विशेषता है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग में भी श्रृंगारिकता लिखी गई, क्योंकि रीतिकाल जो है श्रृंगारिकता के लिए जाना जाता है, लेकिन रीतिकाल का प्रभाव जो है इस पर भी रहा है। तो अगली विशेषता हमारी है श्रृंगारिकता की चेतना। इस काल में भी आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सका था, यानी उसका भी प्रभाव इस पर था। अतः कहीं कहीं शुद्ध श्रृंगार के दर्शन भारतेंदु युग की कविता में होते हैं। जैसे श्रृंगारिकता की लाइन देखेंगे, भारतेंदु की पंक्ति में है ये, पिय प्यार तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। तो श्रृंगार का ये पद है। आगे देखेंगे, कहीं कहीं पर ये श्रृंगार भक्ति के साथ जुड़कर भी आया है, अर्थात भक्ति व श्रृंगार का समन्वय है। जैसे जय जय हरि राधा रस केली, तरनि तनुजा तट इकंत पै बाहु बाहु पै मेली। तो यहाँ श्रृंगारिकता देख सकते हैं, भक्ति के रूप में आया है, श्री कृष्ण की भक्ति की गई है यहाँ पर। ठीक है, राधा और कृष्ण का मिलन है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे श्रृंगार और भक्ति दोनों का मेल है। ठीक है, अगली जो विशेषता है वो भक्ति भावना है। क्या यहाँ पर भी भक्ति है? भक्ति भारतेंदु युग में भी भक्ति का प्रभाव है क्या, या भक्ति काव्य लिखे गए हैं क्या? तो हाँ, यहाँ भक्ति निर्गुण व सगुण दोनों रूपों में उपलब्ध होते हैं। सबसे बड़ी चीज, यहाँ भक्ति निर्गुण रूप में भी है और सगुण रूप में भी है। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है, क्या? जिसे स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं। स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया। यानी ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य क्या है? देश की समस्याओं को सुलझाना। ईश्वर की भक्ति करिए और उससे जैसे क्या फल में क्या मिलेगा, तो किसके लिए, किस उद्देश्य से हम भक्ति करेंगे, तो देश की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाया जा सके, उस समस्याओं को हटाया जा सके। जैसे प्रताप नारायण मिश्र जो है एक भक्ति, उनकी भक्ति पद है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वो जो है भारत में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के वजह से जो है वो भगवान की भक्ति करते हैं और कहते हैं कि सभी जो है कष्ट है उनको हर दीजिए, दूर कर दीजिए, दया करिए। ठीक है, जैसे हम भारत हम आरत भारत वासनी पे, अब दीन दयाल दया करिए। जो भी संकट है उनको उबारिए, दया करिए हम लोगों पर। कौन कह रहा है? प्रताप नारायण मिश्र। राधा कृष्ण दास की भी एक पंक्ति है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति वो जो है देश
हित में करते हैं, देश की समस्याओं को हरने के लिए करते हैं। जैसे प्रभु हो पुनि भूतल अवतरिए, अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दरिद्र हरिए। जैसे राम अवतार लिए, कृष्ण अवतार लिए, एक बार पुनः जो है अवतार लेकर के भूतल पर आ जाइए और भारत के लोगों की जो समस्या है उनको हरिए, उनको दूर करिए। ठीक है। अगली जो समस्या है अगली जो विशेषता है वो समस्या पूर्ति की है। भारतीय युग में सबसे बड़ी विशेषता रही है समस्या पूर्ति भी। इस युग में कविता वर्धनी सभा तथा रसिक समाज जैसी संस्थाओं का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, जो समस्या पूर्ति में विशेष योगदान दी। जहां कवियों की गोष्ठियां होती थी। अब इन दोनों संस्थाओं में जो है कवि गोष्ठी होती थी तथा नए कवियों को प्रोत्साहन दिया जाता था, पुरस्कार भी दिया जाता था, सम्मान भी दिया जाता था। इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था और उसकी अंतिम पंक्ति तय होती थी। इस परंपरा में जो है एक विषय दे दिया जाता था और जो आपको विषय दिया जाता था वो उस कविता के लिए जो है अंतिम पंक्ति होती थी, यानी कविता के अंत में वो आनी चाहिए। ठीक है। अब विभिन्न कवि अपनी प्रतिभा से उससे पहले की पंक्तियां लिखते थे, यानी जो आपको पंक्ति मिलती थी वो अंत में आनी चाहिए। ठीक है, उसके पहले की पंक्तियां आपको लिखनी होती थी। आशु लेखन की इस पद्धति को ही समस्या पूर्ति कहा गया है। अब वहीं बैठे बैठे कवि लोग कविता बनाया करते थे। जो इस समय की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, स्वयं भारतेंदु द्वारा रचित एक प्रसिद्ध समस्या पूर्ति है। क्या है? भारतेंदु की समस्या पूर्ति है कि प्रिय प्यार तियार नियार बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की समस्या पूर्ति है। बगियान बसंत बसेरो किए, बसिए ते ही त्यागी तपाइए न। दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाई के प्रेम अहो, विधा बारी वृथ बरसाइए ना। चित चैत की चादनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। आगे देखते हैं। आमतौर पर समस्या पूर्ति श्रृंगार जैसे रीतिवादी विषयों पर लिखी गई, किंतु कुछ कवियों ने आधुनिक विषयों पर भी इनका प्रयोग किया। उदाहरण के लिए प्रताप नारायण मिश्र की समस्या पूर्ति देख सकते हैं। सर्वसुलिये जात अंग्रेज, अहम केवल लेक्चर के तेज। ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है कि सब कुछ तो अंग्रेज लेके जा रहे हैं, हम खाली लेक्चर देने में तेज हैं। ठीक है। गौरतलब है कि समस्या पूर्तियां भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में भी कुछ मात्रा में लिखी गई। तो भारतेंदु युग के बाद जो है द्विवेदी युग में भी इसका प्रभाव रहा, तो वहां भी कुछ मात्रा में आपको मिल सकती है। हालांकि इनकी मात्रा काफी कम हो गई थी, जो कि भारतेंदु युग में ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा था। द्विवेदी युग में थोड़ी कम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। द्विवेदी युग में तो कुछ समस्या पूर्तियां खड़ी बोली में भी लिखी गई हैं, हालांकि उनकी विषय वस्तु प्राय रीतिवादी रही है। क्षयवाद आते आते हिंदी साहित्य में यह परंपरा समाप्त हो जाती है, और जब क्षयवाद आता है तब ये समस्या पूर्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आज भी कुछ कवि जो है सम्मेलनों या मंचीय कविता के क्षेत्र से ऐसे प्रयोग कहीं कहीं दिख जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो हमारी विशेषता है वो है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। जो समाज में जो समस्याएं थी उनको आधार बना करके काव्य लिखना इस युग की प्रमुख विशेषता थी। जैसे इस युग में जो आधुनिक युग में क्या समस्याएं थी, तो समस्या थी जैसे नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे आदि विषयों को दृष्टि
आदि विषयों पर कवियों ने दृष्टि डाली है। इन कवियों ने समाज में फैली विकृतियों पर चोट किया है। समाज में फैली जो विकृतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर चोट किया है। समाज में नई चेतना पैदा किया और समाज में एक नई चेतना पैदा की। जैसे एक प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है कि कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। ये पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है, जो बाल विधवा समस्या को उठाई है। अब चलते हैं, भावगत विशेषता हो गई, शिल्पगत विशेषता पर आते हैं। शिल्पगत विशेषता, काव्य रूप। पहली विशेषता देखते हैं, काव्य रूप। इस युग में मूल रूप से मुक्तक काव्य लिखे गए। क्या लिखे गए? मुक्तक काव्य। कुछ प्रबंध काव्य भी मिलते हैं, बस कुछ। जैसे प्रेम घन का एक प्रबंध काव्य है जीर्ण जनपद, नहीं तो ज्यादातर मुक्तक लिखे गए। ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रगीत लिखे गए, मुक्तक लिखे गए, लोकगीत लिखे गए और मुकरिया भी लिखे गए। जैसे मुकरी का एक उदाहरण है भारतेंदु जी की, सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। तो यहाँ बात को कह करके फिर मुकर जाना, नहीं माने मुकर जाना। ठीक है, मुकर के दूसरा जवाब देना। तो यहाँ मुकरिया है, नए जमाने की मुकरिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है। चलिए अब देखते हैं, भाषा पर आते हैं। हमने काव्य रूप तो देख लिया कि मुक्तक का प्रयोग है। भाषा को देखते हैं। भारतेंदु युग के कवियों की अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में है। किसमें है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में कोमलकांत पदावली होने के कारण इस काल के कवि उसका मोह नहीं छोड़ सके। यानी ब्रज भाषा का मोह इनको इतना प्रभावित था, इन पर प्रभावित था कि उनका मोह वो नहीं छोड़ पाए, खड़ी बोली की ओर नहीं जा सके। इस समय गद्य साहित्य में खड़ी बोली का सफल प्रयोग हुआ, किंतु काव्य में उसे विशेष सफलता नहीं मिली। गद्य में तो खड़ी बोली बड़ी प्रबल रही, उसको सफलता मिल गई, लेकिन काव्य में उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। खुदकल कुछ कवियों ने जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया कुछ रचनाओं में। भाषा के संदर्भ में भारतेंदु का मत, भारतेंदु जी ने खड़ी बोली को लेकर के अपनी रचना में भी कहा है कि शायद खड़ी बोली में काव्य रचना नहीं हो सकती, खड़ी बोली में गद्य रचना हो सकती है। काव्य के लिए ब्रज भाषा ही सही है, भारतेंदु जी कहता है। इनके भाषा से संबंधित एक विचार है, यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। ये होत है, ठीक है, हाट नहीं है, होत है, होत प्रवीण। पय निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। ठीक है, तो ये भाषा कह रहे हैं कि निज भाषा के अगर ज्ञान नहीं है, अपनी मातृभाषा का अगर ज्ञान नहीं है, तो आप हीन के हीन ही रह जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं छंद पर। छंद देखते हैं। भारतेंदु की कविता में दोहा छंद, चौपाई, हरिगीतिका, यानी भारतेंदु युग में किस किस छंदों का प्रयोग हुआ है? तो दोहा, चौपाई, हरिगीतिका और कवित्त आदि जो परंपरागत छंद है उनका प्रयोग हुआ। उनके अतिरिक्त जो है लावनी छंद का प्रयोग है, कजली छंद और होली छंद का भी प्रयोग मिलता है। बात अलंकार की करें तो यह कविता जनमानस सामान्य की समस्याओं को सीधे जन सामान्य की समस्याओं से सीधे जुड़ जाती है, इसलिए अलंकारों की सजावट पर ध्यान नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि जनता की समस्याओं को सीधे सीधे उठाती है। कवि जो है यहाँ ये नहीं चाहते हैं कि खूब जो है अलंकार का प्रयोग करके लोगों को प्रसन्न किया जाए और धन बिटोरा जाए। ठीक है, वो रीतिकाल की विशेषता रही। यहाँ पर अलंकारों की सजावट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, यहाँ पर जो है लोगों की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। किंतु अर्थालंकार का जहाँ भी प्रयोग हुआ वह सफल हुआ, पर ज्यादातर इसमें अगर अलंकार की अगर बात करें तो अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है। संक्षिप्त रूप में अगर इनकी विशेषताएं देखें भारतेंदु युग की, तो विशेषता है
पहली तो समस्या पूर्ति, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण और हास्य व्यंग्य की प्रधानता, गद्य में खड़ी बोली तथा पद में ब्रजभाषा का प्रयोग है, राष्ट्रीयता की भावना है, राजभक्ति की भावना है और साहित्य की नवीन विधाओं का आरंभ है। यहाँ देख सकते हैं साहित्य में नई नई विधाओं का आरंभ होता हुआ दिखाई देता है। और एक और विशेषता है कि श्रृंगारिकता का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोगों की लंबी हो गई है, इतना ही रखेंगे आज की क्लास में। आप सभी को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास हम लोगों का होगा भारतेंदु युग के संदर्भ में आलोचक के कथन, और इसके आगे क्लास होगी। हमारी क्लास यहीं पे अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।